बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज फिर मैं थैंकफुल हूं इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स का, जिन्होंने मुझे एक और बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए इनवाइट किया है। आज का हमारा टॉपिक है बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशंस एक्ट 2017। आजकल बेनामी ट्रांजैक्शंस, बेनामी प्रॉपर्टीज़, बेनामी डिफरेंट गाड़ी, मकान एटसेट्रा, इसका बड़ा चर्चा हो रहा है। तो इस पे केसेस भी बन रहे हैं। तो इसलिए शायद टैक्स प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स ने ये समझा कि अपने क्लाइंट्स को, ऑफिसर्स को और जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ बता दी जाए कि ये क्या है बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 2017। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो इसमें आपको अगर कोई क्वेरीज आए तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका भी रिप्लाई किया जाएगा। सीक्वेंस ऑफ माय प्रेजेंटेशंस विल बी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस द टॉपिक, देन मोटिव्स बिहाइंड बेनामी ट्रांजैक्शंस के मोटिव्स क्या हैं, क्यों ये की जाती है, इसके बारे में बताया जाएगा। फिर बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 2017 क्यों आया, इसके बारे में बताया जाएगा। फिर उसके बाद इसकी जुरिस्डिक्शन क्या है और लीगल प्रोसेस क्या है। उसके बाद अगर जो सामीन हैं उनमें से कोई क्वेश्चन आंसर आए तो उसका जिक्र किया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा द वर्ड बेनामी इज़ द पर्शियन ओरिजिन वर्ड, इट्स मीन्स विदाउट द नेम। ऐसी प्रॉपर्टी बेसिकली ये होती है जिसमें बेनिफिशियर कोई और होता है, हकीकी मालिक कोई और होता है, लेकिन वो किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी होती है। ये ला इसको कैसे कहता है? इन लेमैन टर्म, बेनामी ट्रांजैक्शन इज द ट्रांजैक्शन वेयर अ पर्सन बाइंग अ प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ एन अदर पर्सन। यानी कि जो बेनिफिशियल ऑनर होता है वो किसी दूसरे के नाम पे वो प्रॉपर्टी खरीद रहा होता है। आर ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू एन अदर पर्सन, या जो उसके नाम पे अपने प्रॉपर्टी है वो किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफर कर रहा होता है विद एन इंटेंशन टू बेनिफिट वन सेल्फ, यानी कि वो अपने आप के फायदे के लिए ये कर रहा होता है, अगले के लिए नहीं। एक कॉमन फिनोमेना इज इन सब कॉन्टिनेंट में ये प्रॉब्लम्स आती है। फर्स्ट इनेक्ट हुआ इन इंडिया। इंडिया में ये 1988 में एक्ट आ गया था, बेनामी एक्ट, बेनामी ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड एक्ट। और फिर ऑपरेशनलाइज जो हुआ वो 2016 में हुआ इंडिया में। मोटिव्स बिहाइंड, क्यों ये ट्रांजैक्शन की जाती है, इनका फ़ायदा क्या होता है। किसी दूसरे के नाम, बड़ा ये कर्ज की बात है, हिम्मत की बात है कि अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम लगा देना। और वो क्यों लगाई जाती है? इसमें बेसिकली टैक्स अवेड करने के लिए लगाई जाती है कि जो आपके पास ब्लैक मनी है या ऐसा है टैक्स के बगैर आपके पास जो पैसा है उसको पार करने के लिए, कि जो पार्क द अनटैक्स्ड प्रॉफिट जो है वो करने के लिए, टैक्स अवेड करने के लिए की जाती है। टू हाइड द प्रोसीड्स, आपकी अपनी जो सरमाया है या ट्रांजैक्शंस हैं उनको हाइड रखने के लिए, या फिर आपने जो क्राइम्स के पैसे हैं, करप्शंस के पैसे हैं या मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे हैं उनको हाइड करने के लिए भी ये बेनामी ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। फिर टू डिफ्रेड द क्रेडिटर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनके साथ भी फ्रॉडुलेंटली इसका ट्रांजैक्शंस होती हैं। टू अवॉइड द डिपार्टमेंटल प्रॉब्स एंड सिक्योरिटी ऑफ द रेगुलेटर्स एटसेट्रा, रेगुलेटर्स के से बचने के लिए ऐसी ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 2017 जो है, ये एक्ट वाज प्रोमोगेटेड ऑन 14 फरवरी 2017। ये 14 फरवरी 2017 में आया, लेकिन ऑपरेशनलाइज थ्रू द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन रूल्स इन अप्रैल 2019। 2019 से एक्ट है और इसके 62 सेक्शंस हैं इस एक्ट के। Prohibited Benami transactions are holding of the Benami property from the date of enactment of the act। जिस दिन से ये एक्ट लागू हुआ है उस दिन से इसके ऑपरेशन शुरू हो गया। Prohibit transfer of Benami property to the बेनिफिशियल ओनर्स
एंड द बेनामी प्रॉपर्टी टू द बी कॉन्फिस्केटेड, कि अगर उसकी प्रॉपर्टी जो होगी मिलेगी उस एक्ट के तहत कॉन्फिस्केट कर ली जाएगी। तो इसकी जुरिस्डिक्शन क्या है, कौन इसको देखेगा, कहाँ कहाँ कौन कौन सा ऑफिस इसको लुक फॉरवर्ड करेगा इस लॉ का। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान। नंबर एक तो ये लॉ जो है पूरे पाकिस्तान पे लागू है थ्रू दीज जोन्स। इसके जोन्स कौन कौन से हैं? पहला बेनामी जोन 1। बेनामी जोन 1 में आता है इस्लामाबाद है, केपी है, और कैपिटल टेरिटरी ऑफ इस्लामाबाद है, और रावलपिंडी डिवीज़न जो है ये जोन 1 में आता है। जोन 2 जो है लाहौर है, जिसमें ऑल ओवर द पंजाब एक्सेप्ट रावलपिंडी डिवीज़न, रावलपिंडी डिवीज़न के अलावा पूरा पंजाब जो है उसको जोन 2 टैकल करता है, जिसका ऑफिस लाहौर में है। और बेनामी जोन 3 जो है ये कराची में इसका ऑफिस है, और सिंध और बलूचिस्तान को ये देखता है। तो इस तरह से यहाँ से ऑफिस जो वो इसको ओवरव्यू कर रहे हैं। बेनामी प्रॉपर्टी जो है इसको सेक्शन, इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में है। एनी प्रॉपर्टी विच इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द बेनामी ट्रांजैक्शन एंड इंक्लूड्स द प्रोसीड फ्रॉम सच प्रॉपर्टी, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी बेनामीदार के, किसी ऐसे बंदे के नाम लगी है जिसके वो है नहीं, उसका वो एक्चुअल मालिक नहीं है, और जो इसमें प्रोसीड्स यूज़ हुई हैं, जो इसको ट्रांसफ़र कराने के लिए जो पैसा लगा है वो भी उसमें शामिल है। और प्रॉपर्टी सेक्शन 226 सेक्शन 2 का सब सेक्शन 26 है जो प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन देता है इस एक्ट के मुताबिक। एसेट ऑफ एनी काइंड, तो कौन सा हो सकता है? जैसे हमने बेनामी का पहले जिक्र किया है, कौन कौन सी चीज़ें बेनामीदार हो सकती हैं? मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो इमूवेबल है लाइक बिल्डिंग है, लैंड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। और मूवेबल प्रॉपर्टी मीन वो गोल्ड हो सकता है, उसकी गाड़ी हो सकती है, एनी अदर व्हीकल हो सकती है, फर्नीचर, मशीनरी, दिस दैट, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट्स भी हो सकते हैं जो नज़र आ रहे हैं। इनटेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स जो नज़र नहीं आते लेकिन उनकी कोई वर्थ होती है, वो भी हो सकते हैं। कॉर्पोरल्स और इनकॉर्पोरल्स, ये सब इसमें शामिल होंगे। एंड इंक्लूड्स, और उसमें क्या चीज़ें और शामिल होंगी? जिसमें राइट्स और इंटरेस्ट और लीगल डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट, यानी कि किसी का राइट है, इंटरेस्ट है, या उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। वेंडनिंग टाइटल और इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का टाइटल है। वेयर प्रॉपर्टीज इज कैपेबल ऑफ कन्वर्जन इनटू सम अदर फॉर्म, हाँ अगर वो ऐसी प्रॉपर्टी है जो कन्वर्ट हो सकती है किसी दूसरी फॉर्म में, देन द प्रॉपर्टी इन द इज कन्वर्टेड फॉर्म जो है वो भी प्रॉपर्टी इसमें होगी। एंड इट इंक्लूड्स द प्रोसीड्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी, और जो प्रोसीड्स हैं, अगर प्रॉपर्टी बेची और उससे जो पैसे मिले या उसके बदले में कोई और इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई चीज़ भी मिली है उस बेनामीदार से जो ली है, तो वो भी इसमें शामिल होगी। बेनामी ट्रांजैक्शंस का सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 जो इस डेफिनेशन को करता है, द लॉ प्रोवाइड्स 4 डेफिनेशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन। बेनामी ट्रांजैक्शन की 4 डेफिनेशंस हैं, वो क्या क्या हो सकती हैं? फर्स्ट क्या है? ए ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट, ऐसी ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट जिसमें वेयर द प्रॉपर्टीज इज हेल्ड बाय वन पर्सन, उसका बेनामीदार होगा जिसके एक पर्सन जिसके जो हेल्ड कर रहा है, जो उसका मालिक है। एंड द कंसिडरेशन फॉर सच प्रॉपर्टी हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय अनदर पर्सन, और उसकी जो कंसिडरेशन दी गई है, रकम दी गई है जिससे खरीदी गई है, वो किसी दूसरे पर्सन ने दी है। मालिक एक है, रकम देने वाला दूसरा पर्सन है, उसको हम बेनिफिशियल ओनर कहते हैं। जो असल पैसे देता है वो असल बेनिफिशियल ओनर है। बेनामीदार वो है जिसके नाम पे है बस जस्ट, लेकिन वो उसका असल ओनर नहीं है। फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन प्रोवाइडिंग द कंसिडरेशन आर द बेनिफिशियल ओनर जो होता है। पर्सन शैल इंक्लूड, इसमें इंडिविजुअल भी हो सकता है, एओपी भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इन कॉर्पोरेट और नॉट कॉर्पोरेट और एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी हो सकता है उसमें, बेनामीदार और बेनिफिशियल ओनर। प्रॉपर्टी हेल्ड इन द नेम ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फर्स्ट डेफिनेशन, तो जो बेनामीदार की बेनामी प्रॉपर्टी है उस डेफिनेशन में ये फॉलोइंग पर्सन जो है इनको निकाल दिया गया, इनके नाम पे होगी तो उसको हम बेनामी नहीं कंसीडर करेंगे। जैसे कि ट्रस्टी है, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी है,
एग्जीक्यूटर है, पार्टनर है, एजेंट ऑफ द लीगल एडवाइज़र है, इमीडिएट फैमिली मेंबर एज अलॉन्ग एज द रियल ओनर नोन एज द सोर्स ऑफ द इनकम, जिसको रिलेटिव है कि भाई ने भाई के नाम पे लगवाई है, बाप ने बेटे के नाम पे लगवाई है और उस पर पता चल रहा है कि ये इसने इसके पास पैसे कहाँ से आए हैं। सेकंड वन डेफिनेशन है, ट्रांजैक्शन आर अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज कैरीड आउट आर मेड इन अ फैक्टिशियस नेम। कोई फैक्टिशियस नेम है जिसमें बेनामीदार जिसको हम कहते हैं उसके नाम पे ट्रांजैक्शन हो रही है, देन भी वे बेनामी ट्रांजैक्शन या बेनामी प्रॉपर्टी में आएगी। थर्ड डेफिनेशन है, ए ट्रांजैक्शन आर अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी वेयर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी बेनामीदार इज नॉट अवेयर ऑफ द डिनाइज नॉलेज ऑफ सच ओनरशिप, कि ऐसा कोई बेनामीदार है कि किसी के नाम पे प्रॉपर्टी आ रही है लेकिन उसको एक्चुअल पता ही नहीं है कि मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, कि कभी उसने ना उसके नॉलेज में आई और ना आया, तो वो ऐसा में भी किसी का हो सकता है लॉयल हो सकता है, किसी का एम्प्लॉय हो सकता है कि जब उसे कहे कि ये साइन कर दो अपने नाम पे लगवा ले तो उसको इसका नॉलेज भी ना हो कि प्रॉपर्टी। एक तो ये है बेनामीदार, उसके नॉलेज में है कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है, लेकिन एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसको पता ही ना हो और उसका हो। फोर्थ डेफिनेशन जो है, ए ट्रांजैक्शन अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी वेयर द पर्सन प्रोवाइड कंसिडरेशन इज नॉट ट्रेसेबल और इज फैक्टिशियस, या जो ऐसा पर्सन है जिसने वो नाम पे लगाई, जो कंसिडरेशन दे रहा है, जो उसकी अमाउंट दे रहा है, उसका पता ही ना हो या वो भी फैक्टिशियस पर्सन हो, तो ये भी है। बेनामीदार बेनिफिशियल ओनर्स कौन होता है? बेनामीदार सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 इसको डील करता है। मीन्स अ पर्सन आर अ फैक्टिशियस पर्सन एज द केस मे बी in whose name the benami property is transferred are held and including a person who lent his name। ऐसा बंदा है जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, या उसने अपनी प्रॉपर्टी या पर्सन है या फैक्टिशियस पर्सन है, या उसने इसका अपने नाम लगवाने के कुछ पैसे भी लिए हों, वो भी पर्सन इसमें इंक्लूड है, उसको बेनामीदार कहते हैं। और बेनिफिशियल ओनर कौन होता है? एक्चुअल जिसकी वो प्रॉपर्टी होती है, जिसने उसके पैसे भरे होते हैं, जिसने बाद में उसको कन्वर्ट करवाना होता है, किसी और सोर्स से अपने पास लेना होता है, तो उसको हम बेनिफिशियल ओनर कहते हैं। सेक्शन 2 का सब सेक्शन 11 इसको डील करता है। मीन्स अ पर्सन वेदर हिज आइडेंटिटी इज नॉन आर नॉट, जैसे हमने पीछे जिक्र किया था कि वो फैक्टिशियस भी हो सकता है और वो जाना पहचाना भी हो सकता है। फॉर हुज बेनिफिट द बेनामी प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय अ नामीदार, कि जिस पर्सन के बेनिफिट के लिए वो प्रॉपर्टी बेनामीदार के नाम पे लगाई गई हो, इसको हम बेनिफिशियल ओनर कहते हैं। तो अथॉरिटीज़ कौन सी डील करती हैं इस एक्ट को का सेक्शन 15 अथॉरिटीज़ के बारे में बताता है कि अप्रूविंग अथॉरिटी के अगर आप किसी और के नाम पे लगवाना चाह रहे हैं, आपके पैसे हैं, आप किसी और के नाम पे लगवाना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं, लगवा दें, लेकिन उसकी अप्रूवल लें। कैन ओनली बी कमिश्नर IR हेड ऑफ द बेनामी जोन, वो उसकी अप्रूवल देगा कि आप उसको लगा दें, कोई बात नहीं, वो ना शो करे और आपके पास होनी चाहिए। इनिशिएटिंग ऑफिसर्स IO कौन हो सकता है? कैन ओनली बी DCIR इन्वेस्टिगेटिंग केस ऑफ द फाइल एंड रेफरिंग जो है वो IO होगा। और एडमिनिस्ट्रेटर जो है कैन ओनली बी एन ACIR कॉन्फिस्केट एंड एडमिनिस्ट्रेटर द बेनामी प्रॉपर्टीज़ को जब एडमिनिस्ट्रेशन करना होगा तो वो ACIR कर सकता है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ एडजुडिकेटिंग रेफरेंसेस गिवन वर्डिक्ट्स अबाउट द बेनामी प्रॉपर्टीज़ एंड इश्यूज ऑफ कॉन्फिस्केशन ऑर्डर्स के लिए जो करेगी वो उसकी एडजुडिकेशन अथॉरिटी होगी। लेकिन जो डायरेक्टर जनरल एंटी बेनामी इनिशिएटिव्स इज एन एडमिनिस्ट्रेटर हेड ओनली, तो वो हेड जो होगा सिर्फ वो डायरेक्टर जनरल ही एंटी बेनामी का होगा। पावर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन किसके पास हो सकती हैं? इसका सेक्शन 18 ऑफ दिस एक्ट डील करता है कि कॉल फॉर रिकॉर्ड फ्रॉम एनी पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के किसी भी इंफॉर्मेशन किसी के लिए कॉल की जाएगी तो वो सेक्शन 18 के मुताबिक ली जाएगी। और पावर टू एंटर एंड सर्च प्रीमिसेस फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट जो है उसको सेक्शन 19 ऑफ दिस एक्ट इसको डील करता है। एंड पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट्स जो है, के बारे में डॉक्यूमेंट्स लेना जो है वो सेक्शन 20 डील करता है। तो इस बेनामी प्रॉपर्टी के सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? कैसे पता चलेगा जी ये बेनामी किसी के नाम पे बेनामी प्रॉपर्टी है, और क्यों किसी को पता चलेगा?
तो सोर्सेज इसके जो है, फॉर इनिशिएशन ऑफ द इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स द फॉलोइंग सोर्सेज आर यूज्ड। कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो कंप्लेंट किसी के बारे में आएगी कि वो बंदा फलां इतना टैक्स बचा रहा है, पैसे इकट्ठे कर रहा है और अपनी जो प्रॉपर्टी है वो दूसरों के नाम पे लगाता जाता है, तो इससे आ जाएगी। इन हाउस इंटेलिजेंस जो एंटी बेनामी प्रॉपर्टीज़ की अपनी जो इन हाउस इंटेलिजेंस है वो उसको पता करके ये बता सकती है कि वो क्या चीज़ है। एफबीआर हेडक्वार्टर से इंफॉर्मेशन आ सकती है कि किसी कंप्लेंट की, या फिर वो किसी थर्ड पार्टी डाटा से उसको इंफॉर्मेशन मिली और वो एफबीआर ने आगे कन्वे कर दी, जो हो सकती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी की अथॉरिटीज़ हैं, या उनके पास से कोई, या एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट हो सकता है, उधर से कोई इन्फॉर्मेशन आए तो उससे भी पता चल सकता है। या फिर अदर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जैसे कि नैब है, FIA है, IBA वगैरह है, तो उनसे भी बाज़-औक़ात इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि वो अपनी किसी इंक्वायरी के दौरान बता रहे होते हैं कि ये इसके पास कहाँ कहाँ से आए। तो इसका लीगल प्रोसेस क्या होता है? लीगल प्रोसेस जो होता है, वेरिफिकेशन ऑफ द कंप्लेंट सबसे पहले होती है। उसकी करने के लिए इंक्वायरी बाय IO जो है, जो असिस्टेंट कमिश्नर है, वो इसका या डिप्टी कमिश्नर है, इसकी इंक्वायरी करता है सेक्शन 21 के तहत। फिर प्रोविजनल अटैचमेंट, अटैचमेंट क्या कर ली जाती है कि उसको प्रॉपर्टी को जो ना वो ना बेच सकता है, ना ट्रांसफ़र कर सकता है, ना उसका कुछ कर सकता है, तो उसकी प्रोविजनल अटैचमेंट कर दी जाती है। और फाइलिंग ऑफ द रेफरेंस ऑफ एडजुडिकेशन अथॉरिटी जो 90+60 डेज अंडर सेक्शन 22 किया जाता है। अटैचमेंट मीन प्रोविजन फॉर द ट्रांसफ़र, जैसे मैंने बताया, कन्वर्जन बताया, डिस्पोजिशन ऑफ मूवमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी और एन अदर इशू अंडर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 है। लीगल प्रोसेस जो एडजुडिकेटिंग बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, नोटिस विद इन 30 डेज, ऑर्डर विद इन 1 ईयर, यानी कि नोटिस जो दिया जाता है विद इन 30 डेज, उसका 1 साल के अंदर अंदर ऑडिट करना होता है, वो एडजुडिकेशन अथॉरिटी करेगी। एपलेट फोरा जो है, एपलेट फोरा इसमें एपलेट ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट हो सकते हैं, जो सेक्शन 44 और 47 उसको डील की करता है। और कन्फिस्केशन ऑर्डर बाय द एडजुडिकेशन अथॉरिटी जो है, इफ़ नो अपील पेंडिंग देन कॉन्फिस्केट की जा सकती है वो प्रॉपर्टी या कोई भी बेनामी ट्रांजैक्शन जो है। कन्फिस्केटेड एंड मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी बाय द एडमिनिस्ट्रेटर जो है, वो सेक्शन 26 और 27 उसको डील करता है। क्रिमिनल ऑफेंस एंड पेनल्टीज़ इसके रिलेटेड क्या है? ये जो डर है सबको पता चल जाए कि जो भी बेनामी करते हैं या बेनामीदार बनते हैं या बेनिफिशियल ओनर हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि पेनल्टी फॉर द बेनामी ट्रांजैक्शन जो है वो सेक्शन 51 डील करता है। क्या हो सकता है? इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 to 7 ईयर, यानी कि 1 साल से 7 साल तक जेल हो सकती है अगर ऐसी ट्रांजैक्शन होगी तो। या फिर फाइन हो सकता है अप टू 25% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी, जो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू, ये ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं जिस पे परचेज की नहीं है, बल्कि जो फेयर मार्केट वैल्यू उस वक्त की होगी उसकी टोटल वैल्यू का 25% जो है वो फाइन हो सकता है। पेनल्टी और फॉल्स इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 52 जो है फॉल्स इंफॉर्मेशन के रिलेटेड डील करता है, तो जिसमें क्या होता है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 मंथ to 5 ईयर इसकी पनिशमेंट जेल हो सकती है, या फिर फाइन अप टू 10% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन द क्वेश्चन। जो प्रॉपर्टी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू का जो है 10% जो है ना वो 7 पेनल्टीज के लग सकती। ट्रायल फॉर द पनिशमेंट अंडर द लॉ टू टेक प्लेस बिफोर द स्पेशल कोर्ट, तो इसका ट्रायल जो है स्पेशल कोर्ट्स जो है वो स्पेशल कोर्ट कस्टम्स है या इस तरह से वो इसको डील करेंगी। जी थैंक यू वेरी मच। ये मैंने कोशिश की आज आपको बेनामी ट्रांजैक्शंस के बारे में और बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बताने की, ताकि आपको इसका नॉलेज हो सके। जो इसको कर रहे हैं वो इसको अवॉइड करें, जो इस पे काम कर रहे हैं उनको नॉलेज आ जाए किस तरह से किस सेक्शन के तहत उन्होंने कार्रवाई करनी है, और जिनके जो बेनामीदार बनते हैं वो भी अवेयर रहें और अपना प्रोफाइल चेक करते रहें कि उनके नाम पे किसी ने प्रॉपर्टी तो नहीं लगाई। तो इसको अवॉइड करें और इससे सीखें। इस लर्निंग के लिए आपके पास ये YouTube चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप अपनी लर्निंग के लिए या दूसरों की हेल्प करने के लिए, लर्निंग के लिए इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो इस पे कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।